डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंडेंस मैटर फिजिक्स के बारे में और स्पेशली जो है मैं पहले यूनिट के बारे में बात करूँगा। पहला यूनिट जो है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करने के बारे में है। तो अगर आप क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करना चाहते हो तो उसके लिए हमें उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट करना होता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में बेसिकली एक लैटिस मिलती है जो कि रेसिप्रोकल स्पेस में होती है या फोरियर स्पेस में होती है। अब वो रेसिप्रोकल जो इंफॉर्मेशन है जो रेसिप्रोकल स्पेस में है उसको रियल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की रियल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना होता है। इस क्रम में हमें कुछ स्पेशल जो है इक्वेशन और लॉज जानने होते हैं, जैसे कि लॉ इक्वेशंस और डॉल्स लॉ। जो एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न हम जनरेट कर रहे हैं उसको जनरेट करने के भी अलग बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसमें जो हमें पढ़ना है वो लॉ मेथड से है और पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड से। अब जो आप एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट कर रहे हो, बेसिकली जो रेसिप्रोकल लैटिसेस जनरेट कर रहे हो, वो हर एक लैटिस पॉइंट पे एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। उस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फैक्टर जानना होगा, उसका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर जानना होगा और इनके कॉम्बिनेशन से जो रेसिप्रोकल लैटिस की हर साइड पे जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि हमें इन सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए क्रिस्टल के जो बेसिक टर्म्स हैं उसको जानना होगा। तो पहले हम जो है जो क्रिस्टल के बेसिक टर्म्स हैं उसको सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैटर को जो है हम दो पार्टों में तीन पार्टों में बेसिकली जो है मैटर को क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। एक आपका है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सॉलिड है या लिक्विड या गैस है, इसमें क्या है कि आपके पास एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम या मालिक्यूल का एक अरेंजमेंट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो सॉलिड के बारे में है। तो हम सॉलिड को बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक जो है आपका एमार्फस सॉलिड और दूसरा जो है वो आपका है क्रिस्टल। अब जो सॉलिड में क्या है, बेसिकली एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप ऑफ एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है या आपका मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो अरेंजमेंट है ये अगर नॉन पीरियोडिक है या रैंडम अरेंजमेंट है तो वो होगा हमारा एमॉर्फस, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स। और क्रिस्टल में क्या है कि एक जो है पीरियोडिक अरेंजमेंट है ग्रुप या एटम का या मॉलिक्यूल का। तो ये आपका पीरियोडिक अरेंजमेंट है। तो इस आधार पे देखा जाए तो इसमें जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जो ऑर्डरिंग हो रही है तो यहाँ जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग है। और यहाँ जो ऑर्डरिंग हो रही है जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है, इसलिए जो ग्रुप ऑफ एटम इनकी जो ऑर्डरिंग हो रही है वो है लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे जो आपका ग्लास है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। और अगर आप सोडियम क्लोराइड का आप क्रिस्टल लो तो बेसिकली ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं।
अब जो है हमें जो बेसिक जो है हमारा कंसर्न है वो क्रिस्टल के बारे में है, तो हम क्रिस्टल को देख सीखेंगे। क्रिस्टल क्रिस्टल को बेसिकली ये पीरियोडिक स्ट्रक्चर है, इसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक जो है आपका पॉलीक्रिस्टल और एक जो है आपका सिंगल क्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल में क्या है कि जो मटेरियल है वो डोमेन्स में, छोटे छोटे डोमेन्स में बटा होता है। और हर एक जो डोमेन है इसमें एक पर्टिकुलर जो है पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का। हर एक डोमेन में पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, लेकिन एक डोमेन में जो पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है वो दूसरे डोमेन से अलग होता है। तो इन डोमेन्स को, ये जो डोमेन्स छोटे छोटे ये डोमेन्स जो बटा हुआ है, इन डोमेन्स को हम कहते हैं, इन डोमेन्स को कहते हैं ग्रेन्स। और एक ग्रेन को दूसरे ग्रेन से अलग करने वाली ये जो बाउंड्रीज हैं इनको नाम देते हैं ग्रेन बाउंड्री। अब आते हैं सिंगल क्रिस्टल में। तो सिंगल क्रिस्टल में बेसिकली क्या होता है कि वो एक सिंगल ही होता है, उसमें डोमेन्स फॉर्मेशन नहीं होता है और इसमें ऑर्डरिंग हर जगह जो होती है एक जैसी ही होती है। ये सिंगल क्रिस्टल है। ये एक जो है, अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए तो सिंगल क्रिस्टल जो है एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, एक पीरियोडिक और इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। अब अगर पॉलीक्रिस्टल को देखा जाए तो बेसिक तरह से कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो है ये क्रिस्टल का छोटा छोटा, ये हर एक जो ग्रेन है वो छोटा छोटा क्रिस्टल है, उसका एक कंपोजिट फॉर्म है वो आपका पॉलीक्रिस्टल है। और सिंगल क्रिस्टल है वो एक इनफाइनाइट साइज का एक सिंगल क्रिस्टल का फॉर्म है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये क्रिस्टल में जो है, तो हमने बात किया कि जो क्रिस्टल होता है उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग होती है। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे कि हमारे ऑर्डरिंग से क्या मतलब है, ऑर्डरिंग का मतलब क्या है। तो हम इसमें देखते हैं ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का मतलब क्या है। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई क्रिस्टल है, एक वन डायमेंशनल क्रिस्टल है, तो वो क्रिस्टल ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूल से या ग्रुप ऑफ एटम या एटम के ग्रुप से मिलकर बना होगा। तो उसका अगर इफेक्टिव शेप लिया जाए जो ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल का, तो इफेक्टिव शेप या तो रॉड टाइप का होगा, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइप का, या तो वो होगा वो एक डिस्क टाइप का होगा। ठीक है, ये या तो प्रोजेक्ट टाइप का, या तो इसको दूसरा कहते हैं रॉड लाइक, या तो ऑब्जेक्ट डिस्क। इफेक्टिव शेप जो है ये हो सकती है। अब जो है इसमें आप देखिए जो प्रोलेट है इसका क्या है, एक एनाइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो लॉन्ग एक्सिस है ये इसको कहते हैं इसकी ओरिएंटेशन है। उसी तरह यहाँ जो है ये नॉर्मल है इसके डिस्क का, तो इसको बोलते हैं, जो एक्सिस को बोलते हैं, ये जो एक्सिस है इनको बोलते हैं ओरिएंटेशन एक्सिस। अब हम आते हैं बेसिक तौर पे कि जो ऑर्डरिंग है उसको समझने के लिए कि ऑर्डरिंग से क्या मतलब है। तो मान लो आपके पास कोई क्रिस्टल है, वो एक रॉड लाइक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो वन डायमेंशनल हम क्रिस्टल ले रहे हैं, सिंगल जो है एक वन डायमेंशनल जो है ये क्रिस्टल है और ये रॉड लाइक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो बेसिक तौर पे ये इसी का पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पीरियोडिक वन डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट है। ऑब्वियस है कि ये जो है एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होगा,
ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तीन चीज़ें, पहला जो है वो ये है कि इसमें जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक निश्चित डिस्टेंस के बाद, एक पीरियोडिसिटी के बाद आती है। तो बेसिकली इसका पोजीशन क्या है, पीरियोडिक है। तो ये जो पोजीशन की ऑर्डरिंग है इसको कहते हैं पोजिशनल ऑर्डरिंग। बेसिकली जो पोजीशन का कोरिलेशन है इस ऑर्डर को बोलते हैं पोजिशनल ऑर्डरिंग। और क्रिस्टल के लिए ये जो ऑर्डरिंग होनी चाहिए वो लॉन्ग रेंज होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, इसमें जो है हर एक जो है मॉलिक्यूल का एक लॉन्ग एक्सिस है, बेसिकली ओरिएंटेशन है। तो ये जो ओरिएंटेशन है इसका कोरिलेशन कैसा है, तो क्रिस्टल के लिए ये जो कोरिलेशन होना चाहिए ओरिएंटेशन का वो हर जगह जो है सेम होना चाहिए। बेसिकली जो ओरिएंटेशन है हर जगह सेम होना चाहिए, या ऐसा कहें कि ये जो कोरिलेशन होना चाहिए वो लॉन्ग रेंज का होना चाहिए। तो ये लॉन्ग एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है इसकी ऑर्डरिंग का या कोरिलेशन को हम नाम देते हैं ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग। ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग। जो तीसरा है, इसके सेंटर ऑफ मास का नियर बाई के सेंटर ऑफ मास से आप मिलाओ, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेटिव ओरिएंटेशन हो रहा है। फिर इसी तरह मैं इसको मिलाऊं तो एक रिलेटिव ओरिएंटेशन डेवलप हो रहा है। तो ये रिलेटिव ओरिएंटेशन का कोरिलेशन देखा जाए तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं बॉन्ड ओरिएंटेशनल ऑर्डर। तो अगर रिलेटिव ओरिएंटेशन क्रिस्टल के लिए हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बेसिकली हम ये कहें कि जो बॉन्ड ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग है ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग ये क्रिस्टल के लिए लॉन्ग रेंज होनी चाहिए। अब इसको फिर समराइज करेंगे, देखते हैं कि जो क्रिस्टल है, तो बेसिक तौर से हमने ये देखा कि जो क्रिस्टल है तीन तरह का ऑर्डर है। ऑर्डर बेसिकली पोजिशनल ऑर्डर, वो पीरियोडिक पोजीशन की वजह से डेवलप हो रहा है, और ये बेसिकली पोजीशन की वजह से डेवलप हो रहा है। इसका दूसरा नाम भी है ट्रांसलेशनल ऑर्डर। ट्रांसलेशनल ऑर्डर क्योंकि ये पोजीशन की वेरी से वजह से हो रहा है। दूसरा है जो ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा है, इसका नाम है ओरिएंटेशनल ऑर्डर। और तीसरा है बॉन्ड ओरिएंटेशनल ऑर्डर। अब जो है हमें ये देखना है कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल एक पीरियोडिक स्ट्रक्चर है, हर जगह आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सराउंडिंग का है। तो उस केस में जो पोजिशनल ऑर्डर होना चाहिए वो लॉन्ग रेंज का होना चाहिए, हर जगह ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। मतलब ये कोरिलेशन जो है ये भी लॉन्ग रेंज का होना चाहिए। बॉन्ड ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी लॉन्ग रेंज का होना चाहिए। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल मेल्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो सारे ऑर्डर्स हैं, पोजिशनल ऑर्डर, बॉन्ड ओरिएंटेशनल ऑर्डर, ये सारे जो हैं शार्ट हो जाते हैं। मतलब इनका कोरिलेशन जो है अप टू 1 to 2 मॉलिक्यूल होता है।
तो अगर वन अप टू 1 to 2 मॉलिक्यूल है तो ये शॉर्ट रेंज का हुआ, अगर बहुत हायर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है। तो क्रिस्टल में ये लॉन्ग रेंज का होना चाहिए और लिक्विड में है शॉर्ट रेंज का। पोजिशनल ऑर्डर जो है, अगर वन डायमेंशनल जो है ये पोजिशन कोरिलेशन है तो इसको कहते हैं वन डायमेंशनल पोजिशनल ऑर्डर। टू डायमेंशन में है तो टू डायमेंशनल पोजिशनल ऑर्डर, और ऑल पूरे थ्री डायमेंशनल में है तो ये थ्री डायमेंशनल पोजिशनल ऑर्डर है। एक तो क्लियर है कि क्रिस्टल से लिक्विड में जाते वक्त, मेल्ट होते वक्त लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अगर आपके पास जो है स्ट्रक्चर है जो लिक्विड और क्रिस्टल के बीच में है, तो उसमें जो है कुछ शॉर्ट रेंज ऑर्डर का उसमें पीरियोडिसिटी होगी या अरेंजमेंट होगा, और कुछ जो अरेंजमेंट होगा वो जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होगा। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर जो इसके बीच में होगा वो इंटरमीडिएट नेचर का होगा। और ऐसे एक मटेरियल को जो रिसर्च का जो है एक काफ़ी हॉट रिसर्च का फील्ड है, उसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल में बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें जो है कुछ कुछ जो है ऑर्डर शॉर्ट रेंज के होते हैं और कुछ जो ऑर्डर हैं लॉन्ग रेंज के होते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि क्रिस्टल जो है वो हाई रेजिडिटी होती है और लिक्विड की रेजिडिटी लो होती है। तो बेसिकली जो रेजिडिटी को आप डायरेक्टली ऑर्डर से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर्स, जो तीन ऑर्डर हमने बताए, तो ये तीन ऑर्डर क्या होता है कि एक एक करके ब्रेक होता है लिक्विड में जाते वक्त, तो उसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिडिटी है वो भी क्या होती है, ब्रेक होती जाती है। और जैसे ही आप लिक्विड से क्रिस्टल में आते हो तो ऑर्डर गेन करता है, उसकी रिजिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो अभी जो है हम फिलहाल जो है कंसंट्रेट करेंगे कंप्लीटली जो है क्रिस्टल पे, सिंगल क्रिस्टल पे। तो जैसे अगर मानो कि आपके पास एक सिंगल क्रिस्टल है, एक सिंगल क्रिस्टल है और वो एक सिंगल एटम से ही बना हुआ है, एक एटम के पीरियोडिसिटी से बना हुआ है। तो बेसिक मैं ये कहूँ कि एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, केवल मैं तीन पीरियड ही दिखा रहा हूँ। तो एक सिंगल एटम से, ये मोनो एटम से ही बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को भी हम ज़्यादा बेहतर समझने के लिए इसको डिकम्पोज करेंगे दो पार्टों में, बेसिकली इसको कन्वॉल्यूट करेंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि हर एक एटम को उसके सेंटर ऑफ मास से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसके जगह पे उसके सेंटर ऑफ मास को रख रहे हैं, एक पॉइंट को रख रहे हैं। हर एक जो है उसके सेंटर ऑफ मास पे एक हम पॉइंट रख रहे हैं और वहाँ से एटम को हटा रहे हैं। तो यहाँ से हमने एटम को हटाया और इसकी जगह पे यहाँ पे हमें क्या मिले, एक जो है यहाँ पॉइंट मिला, फिर इस पोजीशन पे हमें एक पॉइंट मिला, फिर दूसरे पोजीशन पे। तो बेसिक तौर पे एक जो है इमेजिनरी पॉइंट्स का एक लैटिस जनरेट हो। तो इस चीज़ को जो हाँ आप देख रहे हो, जिस चीज़ को आपने रिपीट किया हुआ था एटम का, एटम को रिपीट किया हुआ था, कैसे रिपीट किया हुआ था, वो एक आपके पास एरे हो गया आपके इमेजिनरी पॉइंट्स का। तो इमेजिनरी पॉइंट्स का जो एरे है इसको हम कहते हैं लैटिस, और जो एटम को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसको कहते हैं या तो बेसिस, या इसका दूसरा नाम भी है मोटिफ। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये एटम जो एक सिंगल क्रिस्टल एक मोनो एटम से बना हुआ है, इसकी जगह पे सिंगल एटम की जगह पे दो एटम हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जैसे आप मानो कि इसकी जगह पे हमने दो एटम से लेके बनाया हुआ है, दो एटम का हमने एक सिंगल क्रिस्टल लिया हुआ है जो दो एटम से बना हुआ है, दो एटम के पीरियोडिक अरेंजमेंट से बना हुआ है। तो एक एटम ये हुआ, एक एटम, फिर एक एटम ऐसे। इसको हम कन्वोल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं। कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूट, ये जो सिंबल है ये कन्वोल्यूशन का सिंबल है।
और ये आपका ये बेसिस को कन्वोल्यूट करते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ मास से हमने इसको रिप्लेस कर दिया हर एक, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ सेंटर ऑफ मास, यहाँ सेंटर ऑफ मास, तो हर इसकी जगह पे हमने यहाँ सेंटर ऑफ मास कर दिया, ये पॉइंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करें, आप हर जगह कार्नर से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ कोने से भी हर जगह को कोने कोने पे एक पॉइंट रख के हर जगह उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो वो जो आप अगर कोने से करना चाहते हैं तो हर जगह कोने अप्लाई करिए, सेंटर ऑफ मास अप्लाई करना चाहते हैं तो हर जगह हर एक जो है को सेंटर ऑफ मास से करना शुरू करिए। अब ये जो आपका बेसिस है और ये जो स्पेस जो इमेजिनरी पॉइंट का जो है ये आपका लैटिस है, और ये हमारा हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेसिकली जो है कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, कन्वोल्यूशन है बेसिस और लैटिस का। बेसिस क्या है? बेसिस बेसिकली क्या है? व्हाट टू रिपीट, किस चीज़ को हमने रिपीट किया है वो क्या है? बेसिस। और लैटिस क्या है? हाउ टू रिपीट, कैसे रिपीट किया गया है बेसिस को। जो चीज़ें बनती हैं मैथ में इमेजिनरी पॉइंट जो एरे मिल रहा है ये है आपका लैटिस। ये बेसिकली हाउ टू रिपीट, जिस तरह से रिपीट किया गया है। अब आप ध्यान से देखो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिक क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप फील कर सकते हो। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बेसिक तौर पे एक फिजिकल कंसेप्ट हुआ क्योंकि आप फील कर सकते हो। बेसिस भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम या मालकूल है, तो ये भी एक फिजिकल कंसेप्ट है, इसको फील किया जा सकता है। अब जो आपका लैटिस है वो इमेजिनरी एरे ऑफ पॉइंट्स है, एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली जो है एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बेसिक तौर पे हम लिख सकते हैं, ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो हमने देखा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बेसिक तौर पे हम कन्वोल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिस और लैटिस के कन्वोल्यूशन। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दोनों साइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिस कन्वोल्यूटेड विथ लैटिस। तो हम जानते हैं कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है बेसिस जो कन्वोल्यूशन का, वो बेसिकली क्या होता है, उनके अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिस मल्टीप्लाई विथ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लैटिस। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिस है वो बेसिकली जो है हमारा फॉर्म फैक्टर है, तो कहते हैं ये फॉर्म फैक्टर है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लैटिस जो है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर फैक्टर। अब जो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जो क्रिस्टल है वो आप डायरेक्टली अब जो है कोरिलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली जो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपको ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी से इसको कनेक्ट करना है तो जो इंटेंसिटी होती है वो एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी जो होता है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है।
ये होता है आपका मॉड ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो आप देख सकते हो, या बेसिक तौर से कहा जाए फॉर्म फैक्टर को बेसिकली हम लिखें एफ ऑफ स्मॉल एफ फॉर्म फैक्टर, और इसको लिखें एस ऑफ एफ। तो बेसिक तौर पे जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो फॉर्म फैक्टर इनटू स्ट्रक्चर फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर के बराबर। तो हम जो हमें जो इंटेंसिटी मिल रही है जो डिफ्रैक्शन पैटर्न पे हर एक लैटिस पॉइंट पे, वो उसको जानने के लिए हमें उसका फॉर्म फैक्टर जानना होगा और स्ट्रक्चर फैक्टर जानना होगा। तो अगर आप किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानते हो तो उसे आप उसका फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो बेसिस से, और उसके स्ट्रक्चर से आप उसके स्ट्रक्चर फैक्टर को कैलकुलेट, लैटिस से स्ट्रक्चर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। और इन दोनों के इंफॉर्मेशन से आप रेसिप्रोकल लैटिस के हर एक साइड पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो इन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे हम पूरा ध्यान जो है अब केंद्रित करेंगे केवल लैटिस पे। तो लैटिस जो है तो ये हमारे पास जो है एक लैटिस है, स्पेस लैटिस बेसिकली जो है ये आपका इमेजिनरी, ये पॉइंट्स का एरे है, पॉइंट्स एरे। अब लैटिस भी जो है वो दो तरह की होती है, एक आपका ब्रेवियस लैटिस और जो दूसरा है वो है नॉन ब्रेवियस लैटिस। अब हमें ये जानना है कि ब्रेवियस लैटिस क्या होती है। तो ब्रेवियस लैटिस में जो पॉइंट्स का अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशनल जो है पीरियोडिक अरेंजमेंट है, बेसिकली पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। मेंट ऑफ पॉइंट्स, या इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं वो ये कि हर एक जो है पॉइंट्स या बेसिकली जो लैटिस साइट है वो उसका जो सराउंडिंग्स है वो आइडेंटिकल होता है। तो इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में इसी चीज़ को आइडेंटिकल सराउंडिंग्स फॉर ईच लैटिस साइट। फॉर ईच पॉइंट या लैटिस साइट। जबकि आपका नॉन ब्रेवियस लैटिस है तो इसमें जो लैटिस पॉइंट का जो सराउंडिंग्स होगा हर जगह आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब हर लैटिस साइट का जो सराउंडिंग्स होगा वो सेम नहीं होगा। तो ये है नॉन आइडेंटिकल सराउंडिंग्स ऑफ ईच लैटिस साइट। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे हनीकॉम का। हनीकॉम का, तो हनीकॉम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं।
तो अगर हम दो चीज़ें करते हैं, पहले जो है इसको नोड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो जो पहला है इसको हम नोड्स के या हनीकॉम्ब का इसमें नोड्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, नोड्स के रिस्पेक्ट। तो नोड्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लैटिस बनाएंगे तो ये लैटिस होगा, यहाँ ये नोड मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हमारा लैटिस जनरेट हुआ जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हमारा लैटिस जनरेट हो रहा है। तो जो ब्रेवियस लैटिस के लिए जो कंडीशन है कि हर एक लैटिस पॉइंट का सराउंडिंग्स जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगर हमने ये लैटिस बनाई है तो हर एक लैटिस पॉइंट का सराउंडिंग्स आइडेंटिकल है या नहीं। इस लैटिस पॉइंट का हम नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, ये आर है, इसको देते हैं पी, ये आपका क्यू और ये आपका एस। चलिए एक रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो एक रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके आगे एक लैटिस पॉइंट बी है, इसके 120 एंगल पे ऊपर जो है एक लैटिस पॉइंट आर है, इसके नीचे एक 120 एंगल पे एक पॉइंट जो है वो बी है। ये इसका सराउंडिंग्स है। अब दूसरा लैटिस पॉइंट बी का सराउंडिंग्स देखते हैं, क्या वो ए के जैसे है। तो यहाँ ए के आगे कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, 120 एंगल पे भी कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, 120 एंगल पे नीचे भी कोई लैटिस पॉइंट नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो ए का सराउंडिंग्स है वो बी का सराउंडिंग्स के बराबर सेम नहीं है, मतलब ए का जो सराउंडिंग्स है वो बी के सराउंडिंग के आइडेंटिकल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि नोड्स के रिस्पेक्ट में ये जो बन रहा है लैटिस, वो लैटिस जो है ब्रेवियस लैटिस नहीं है, वो नॉन ब्रेवियस लैटिस। अब जो है हम थोड़ा वायर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, या गैप जो है, गैप जो यहाँ दिख रहा है या वायर्स दिख रहे हैं, ये जो वायर्स दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वायर्स हैं, ये आपका वायर्ड है, ये वायर्ड है, यहाँ वायर्ड है, ये वायर्स, ये सारे वायर्स हैं। इस वायर्स को हम एक लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आप पाओगे कि हर एक जो लैटिस पॉइंट है, कोई भी लैटिस पॉइंट आप चूज करो, उसका जो सराउंडिंग्स है, ये अगर इस लैटिस पॉइंट को हमें लिया, इसके इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ इसके आगे ये है। उसी तरह इस लैटिस पॉइंट को लिया तो इसके उसी तरह हेक्सागोनली डायरेक्शन में ये जो है आपके पास नोड्स हैं, और इसके ऊपर और इस डायरेक्शन में। तो इसका जो सराउंडिंग्स है हर जगह जो है, हर एक साइड पे जो है सेम है, आइडेंटिकल है। तो अगर हमने वायर के रिस्पेक्ट में अगर हम लैटिस बना रहे हैं तो वो क्या है, एक ब्रेवियस लैटिस। तो वायर के रिस्पेक्ट में जो लैटिस आप बना रहे हो वो एक ब्रेवियस लैटिस है, लेकिन अगर आप नोड के रिस्पेक्ट में जो लैटिस फॉर्म कर रहे हो वो नॉन ब्रेवियस लैटिस। ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। तो अभी हमने जो पहली चीज़ सीखी वो ये था, थोड़ा समराइज करते हैं। तो पहला ये था कि जो हमने देखा कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल को हम दो पार्टों में बांटते थे समझने के लिए। एक आपका पॉलीक्रिस्टल जो ग्रेन से बना हुआ है, ग्रेन बाउंड्री है सेपरेट करने वाली, और दूसरा जो है सिंगल क्रिस्टल है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, एक इनफाइनाइट जो है स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक स्ट्रक्चर। अब हमने देखा कि जो सिंगल क्रिस्टल है उसको जो है हम बेसिकली दो टर्म के बारे में समझ सकते हैं, कन्वोल्यूशन ऑफ बेसिस, व्हाट टू रिपीट, और लैटिस, हाउ टू रिपीट, इसके कन्वोल्यूशन के फॉर्म में रख सकते हैं।
अब जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में हमने देखा कि क्रिस्टल में ऑर्डरिंग होती है। ये ऑर्डरिंग जो है 3 तरह की होती है। पहला जो है पोजिशनल ऑर्डरिंग, पोजिशनल, ओरिएंटेशनल, बॉन्ड ओरिएंटेशन। ये 3 ऑर्डरिंग होती है। फिर हमने देखा कि ये जो लैटिस बन रहा है, लैटिस जो है 2 तरह की होती है। एक जो है आपका ब्रेवियस लैटिस, जिसमें सराउंडिंग्स जो है हर एक लैटिस पॉइंट पे आइडेंटिकल होते हैं, और दूसरा नॉन ब्रेवियस लैटिस। इस क्रम में हमने एक एग्जाम्पल लिया था हनीकॉम्ब का, और हमने देखा था कि अगर हम नोड्स के रिस्पेक्ट में, हनीकॉम्ब के नोड्स के रिस्पेक्ट में लैटिस को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो लैटिस नॉन ब्रेवियस होती है। अगर हम उसके वाइड के रिस्पेक्ट में लैटिस बनाते हैं, तो वो लैटिस जो होती है वो एक ब्रेवियस लैटिस होती है।